चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो है आपकी क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 2.2 के लिए। प्रश्नावली 2.2 के लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस पे जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में 2.2 के कोई भी परेशानी आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोटि निकालने का। जो भी इसमें चीज़ें चलेंगी, थ्योरी जो भी चीज़ें चलेंगी कोटि पे आधारित चलेंगी। किस पे आधारित चलेंगी? कोटि पे। यानी कि आपको जो है कोटि कैसे निकालना है, आपको क्या निकालने के लिए सिखाया जाएगा? कोटि। तो कोटि यानी कि रैंक, यानी कि कोटि यानी कि क्या? रैंक। तो जो रैंक होता है ना, रैंक निकालने के लिए आपकी कई विधियां हैं। तो रैंक निकालने यानी कि कोटि को निकालने के लिए आपकी दो विधियां आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दो विधि आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कभी भी यदि कोटि या रैंक यदि निकालना होगा तो कोटि या रैंक को निकालने से पहले आपको जो है बेसिक चीज़ें जो हैं, उसके पहले जो चीज़ें हैं आपको वो समझना पड़ेगा ताकि आपको परेशानी उसको सॉल्व करने में ना हो, कोटि को निकालने में परेशानी ना हो। देखिए, हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, 1 2 3। ये पहली चीज़ है, ठीक है, ये पहली चीज़, ये आपकी दूसरी चीज़ है और ये आपकी क्या है? तीसरी। यानी कि तीन चीज़ें हम यहाँ पर बढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग कोटि की तरफ बढ़ेंगे यानी कि रैंक की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से समझिए किस तरह से ये चीज़ें आपकी आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ है आपकी उप आव्यूह। पहला चीज़ है आपका उप आव्यूह, यानी कि किसी भी आव्यूह का यदि उप आव्यूह निकालना हो तो किस तरह से आप उप आव्यूह लिख सकते हो, उप आव्यूह किस तरह से आप लिख सकते हो। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे ए बराबर कोई भी आपका 3 क्रम का आव्यूह है, 3 1 0 हो, 2 3 यहाँ पे 5 हो, 6 4 यहाँ पर क्या हो? 3, या आप जो है 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ए बराबर कोई जो है कि आव्यूह दिया गया है और इस आव्यूह का हमको उप आव्यूह लिखना है। कौन सा आव्यूह लिखना है भाई? उप आव्यूह जो है कि आपको लिखना है। तो इसका जो उप आव्यूह की हम लोग बात करें तो उप आव्यूह यदि लिखेंगे आप, तो देखिए उप आव्यूह लिखने का तरीका ये है कि कभी भी यदि आप उप आव्यूह लिखते हैं तो ये जो आपका आव्यूह है, इस आव्यूह को यदि उप आव्यूह में लिखना चाहते हैं तो लिखते समय या तो किसी आप एक पंक्ति को छोड़ दो या तो किसी एक स्तंभ को छोड़ दो, या तो एक पंक्ति एक स्तंभ को छोड़ दो, ठीक है, या दो पंक्ति दो स्तंभ को छोड़ दो। देखिए सबसे पहले इसमें जो लिखने का तरीका होता है, आप जो है दो पंक्ति को भी छोड़ सकते हैं तो एक स्तंभ आपका बन सकता है, या एक पंक्ति एक स्तंभ को भी छोड़ सकते हैं, या दो स्तंभ को भी छोड़ करके एक क्रम का आप बना सकते हैं, एक गुणे जितना कि भी आपका बन जाए, या आप जो है किसी दो जो है कि पंक्ति को एक साथ छोड़ सकते हैं, या किसी एक आव्यूह को, एक जो है स्तंभ को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका होगा इसका अलग अलग तरीका आपका होगा। जैसे इसका यदि हम लोग उप आव्यूह लिखना चाहें तो यदि मान लो यहाँ पर हम दर्शा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R3, ये आपका C1 हो जाएगा, C2 और क्या? C3। देखिए तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि कभी भी उप आव्यूह यहाँ पे लिखा जाएगा तो देखिए उप आव्यूह लिखने का तरीका ये है कि यदि उप आव्यूह लिखना चाहते हैं तो यदि R1 को छोड़कर लिखना चाहते हैं, किसको छोड़ करके? R1 को छोड़ करके लिखना चाहते हैं। यदि मान लीजिए R1 को हम छोड़ देना चाहते हैं और उप आव्यूह लिखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 5 और आपका हो जाएगा 7। ये आपका एक उप आव्यूह बन गया। या यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मैं R1 को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं C1 को छोड़ना चाहता हूँ, चलिए C1 को ही छोड़ दीजिए। तो C1 को यदि छोड़ना चाहते हैं तो आपका 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 6 4 और यहाँ पर 7 बनेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर हम एक पंक्ति को छोड़ना चाहते हैं, एक स्तंभ को भी छोड़ना चाहते हैं, चलिए तो या तो एक पंक्ति को छोड़, यानी पहली पंक्ति को छोड़ दो पहले, यदि स्तंभ को छोड़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ना चाहते हैं R1 को और C1 को छोड़ना चाहते हैं तो उस समय जो आपका बन रहा है तो बनेगा 3 5 4 और 7। ये आपका क्या है? उप आव्यूह आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम जो है कि R2 को छोड़ देना चाहते हैं तो R2 को यदि छोड़ना चाहते हैं आप, या R2 को छोड़ना चाहते हैं और C3 को छोड़ना चाहते हैं तो देखिए आप किसको छोड़ रहे हैं? R2 को छोड़ना चाहते हैं और C3 को छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या बच रहा है? उस कंडीशन में 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, इसके बाद आपका 0 और क्या बच रहा है? 5।
आप किसको किसको छोड़े हो, R2 को छोड़े हो और C3 को छोड़े हो। जो अवयव बच जा रहा है वही आपका कहलाएगा क्या, उप अवयव। तो इस तरह से आप मेरे प्रिय छात्रों अलग अलग से उप अवयव आप बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र हैं। यदि आपका मन है कि सर हम इस तरह से नहीं, हम C3 को छोड़ना चाहते हैं, R3 को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि एक R3 को छोड़ना चाहते हैं और C3 को छोड़ना चाहते हैं, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3। यानी कि आप उप अवयव में जो है कि आप स्वतंत्र हैं, उप अवयव में आप स्वतंत्र हैं। किसी से भी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ आप छोड़ करके जो आपका अवयव बच रहा है, छोड़ने के बाद जो अवयव बच रहा है आपका, वो आपका कहलाएगा क्या, उप अवयव। तो क्या मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर उप अवयव की कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अवयव का उप अवयव लिख सकते हैं। किसी एक पंक्ति को छोड़ना चाहते हैं तो किसी एक पंक्ति को छोड़ सकते हैं, या तो R2 को छोड़ करके लिखिए, R2 को छोड़ने के बाद जो शेष बच जा रहे हैं उनको लिख दीजिए। या यदि आपके मन में है कि सर मैं C2 को छोड़ना चाहता हूं, तो C2 को छोड़ने के बाद जो बच रहा है उनको लिखिए, तो वो आपका एक उप अवयव बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं उप अवयव के लिए। किसके लिए, उप अवयव के लिए जो है कि ये सारी चीज़ें रहें। तो अब तो आप वो जो है कि उप अवयव आप बना सकते हैं, उप अवयव यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और देखिए उप अवयव जो होता है ना, एक क्रम का भी हो सकता है। देखिए इसमें से दो, यानी कि दो पंक्ति दो स्तंभ भी छोड़ने के बाद जो आपका बचेगा वो आपका हो जाएगा क्या, उप अवयव यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। देखिए मैं मान लीजिए हम R2 और R3 को छोड़ रहे हैं, C2 और C3 को। देखिए मान लीजिए जैसे हम R2 और R3 को छोड़ रहे हैं, C2 और C3 को छोड़ रहे हैं, तो हम इसको छोड़ रहे हैं और इसको छोड़ने बच रहा है क्या, 3। तो ये आपका हो जाएगा 3, यह आपका उप अवयव एक कहलाएगा। अगर आपके मन में है कि सर जो है कि R1 को और R2 को छोड़िए और C2 को और जो है कि C3 को छोड़िए। देखिए R1 R2 को छोड़ा जा रहा है और C2 और C3 को छोड़ा, C1 और C3 को छोड़ा जा रहा है। बच रहा है क्या, बच रहा है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 5। तो ये जो जितनी भी कंडीशनें आपकी बन रही है मेरे प्रिय छात्रों, ये कंडीशनें बन रही है किसके लिए, उप अवयव के लिए। तो ये आपका तरीका है उप अवयव लिखने का। समझ में आई बात। तो ये तो अब आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि हाँ उप अवयव जो है कि हम लिख लेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट द्वारा जरूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है उप अवयव को लिखने का तरीका। ठीक है, तो अब तो कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि उप अवयव नहीं लिख पाएगा, सभी लोग उप अवयव लिख लेंगे। किसी एक पंक्ति को छोड़ करके जो शेष अवयव बच रहा है उसको लिखिए, उप अवयव कहलाएगा। किसी एक स्तंभ को छोड़ करके जो अवयव बच रहा है उनको लिखिए, वो आपका जो है कि उप अवयव कहलाएगा। किसी दो स्तंभ को छोड़ करके जो अवयव बच रहे हैं उनको लिखिए, वो आपका कहलाएगा क्या, उप अवयव। उप अवयव कंडीशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगले स्टेप में बढ़ते हैं। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ताकि देखिए डाउट यहाँ पर आपको यदि होता है तो फिर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं ऐसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको एक बार में मैं समझा सकूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं उपवर्ग। मैं पहले देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, वीडियो कटी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम उप अवयव को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है उपवर्ग अवयव। देखिए उपवर्ग अवयव का मतलब क्या हुआ, उपवर्ग अवयव का मतलब क्या हुआ। देखिए इसमें जो है जो भी आप उप अवयव बनाएंगे वह एक वर्ग अवयव का होना चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो क्रम है उनका वो आपके बराबर होने चाहिए, तो उप वर्ग अवयव आपका हो जाएगा। जैसे इसी में से आप ले सकते हैं, इसी पे मैं लेकर के एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, इसी को लेकर के एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आपको शायद अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। इसी पे 3 1 0 2 3 5, इसके बाद 6 4 और क्या 7। समझ में आया कि नहीं। तो ये चल रहा है आपका कौन। अब आपको क्या समझाना है, हमको समझाना है यहाँ पर आपको उपवर्ग अवयव, उपवर्ग अवयव। देखिए उपवर्ग अवयव यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, उपवर्ग अवयव यानी कि जो भी उप अवयव आप लिखेंगे, जो भी आप उप अवयव लिखेंगे वह एक वर्ग के फॉर्म में होना चाहिए। वर्ग के फॉर्म में होने का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी इनका क्रम होगा, जो भी इनका क्रम होगा
वो क्रम जो है आपका एक वर्ग के जो है कि बराबर होगा। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या यदि बराबर होती है उपाव्यूह में तो वह एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। पंक्ति और स्तंभों की संख्या यदि आपकी बराबर आती है तो वह एक वर्ग आव्यूह आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी में से उपवर्ग आव्यूह लिखना चाहते हैं तो देखिए आपको ऐसे लिखना है ताकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपकी बराबर हो। जैसे देखिए इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, देखिए 1 2 दो पंक्ति है, 1 2 3 तीन स्तंभ है। देखिए ये बराबर नहीं है क्योंकि पंक्ति आपकी 2 है और 3 स्तंभ है, तो ये आपके वर्ग आव्यूह में नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है, 1 2 दो स्तंभ है, तो ये भी आपके वर्ग आव्यूह में आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें 1 2 दो पंक्ति हो गई, 1 2 दो स्तंभ हो गया, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 क्या है स्तंभ है। तो वर्ग आव्यूह में होता क्या है कि वर्ग आव्यूह यानी उपवर्ग आव्यूह में आपकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है इसमें आप ऐसा आव्यूह उप आव्यूह बनाएंगे जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये R1 हो गया आपका, R2 हो गया और क्या हो गया R3, C1 C2 और क्या C3। जैसे आप क्या करें देखो जैसे हम लोग उप आव्यूह तो बनाएंगे लेकिन वह उप आव्यूह एक वर्ग के रूप में होना चाहिए, यानी कि जितने पंक्ति आपके आ रहे हैं उतने स्तंभ आपके आएंगे। इसका मतलब कि पंक्ति और स्तंभ में से जो भी अवयव छोड़ेंगे ना, जो भी आपके जो भी आप छोड़ेंगे पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए यदि R2 को छोड़ते हैं तो R2 यानी कि एक पंक्ति छोड़ते हैं तो एक स्तंभ आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी वह वो जो है कि वर्ग आव्यूह में आपका आएगा। और 2 पंक्ति छोड़ रहे हैं 2 स्तंभ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए तो जैसे मान लीजिए मैं R2 को छोड़ दे रहा हूँ और इसमें C3 को छोड़ रहा हूँ। इसमें किसको छोड़ा जा रहा है, R2 को मैं छोड़ रहा हूँ और इसमें किसको C3 को, और बना रहा हूँ क्या उप आव्यूह, और वह भी उप आव्यूह बना रहा हूँ कैसा, एक वर्ग के जैसा, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 3 2 इसका ये छूट रहा है, बच रहा है क्या क्या 0 और क्या 5 पंक्ति 2, और यहाँ पर देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, C1 हो गया क्या C2 हो गया। यहाँ पर बराबर हो रहा है कि नहीं, आगे बढ़िए। अब तो ये बराबर हो गया। अगर मान लीजिए आप 2 2 छोड़ना चाहते हैं, कितने कितने छोड़ना चाहते हैं 2 2। अगर मान लीजिए आप R2 और R3 को छोड़ना चाहते हैं, 2 पंक्ति छोड़ रहे हैं तो 2 स्तंभ भी छोड़ना पड़ेगा, 2 स्तंभ को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 2 हम स्तंभ छोड़ दिए, बच रहा है क्या क्या आपका केवल 3 बच रहा है, क्योंकि 1 2 दो पंक्ति छोड़ा गया, 1 2 दो स्तंभ छोड़ा गया, बच गया क्या 3, यानी केवल आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका बन गया 3। तो यहाँ पर भी देखिए एक पंक्ति है एक क्या है स्तंभ, यानी कि ये R1 है और ये क्या है C1, यानी एक पंक्ति होगा ये क्या हो गया स्तंभ। तो ये आपका कहलाएगा वर्ग आव्यूह आपका कहलाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो है आपका एक वर्ग आव्यूह है जो कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपकी हमेशा क्या होती है इक्वल यहाँ पे होती है। यानी कि इनका क्रम की बात करें तो क्रम यहाँ पर यानी कि बराबर आपका होना चाहिए। इनका जो क्रम है आपका क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि यहाँ पर m गुणे n, m गुणे क्या n, m गुणे क्या n, यानी कि पंक्ति और स्तंभों का जो क्रम है वो बराबर होनी चाहिए, यानी m गुणे n। तो 2 पंक्ति यहाँ पर क्रम क्या है 2 गुणे 2 का क्रम है, यहाँ पर भी क्रम कितने का है 1 गुणे 1 का, क्योंकि एक पंक्ति एक स्तंभ है तो वो आपके क्रम कहलाएंगे। तो उप वर्ग आव्यूह में हमेशा जो है कि क्रम उनके बराबर होने चाहिए। क्रम का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो है आपकी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा उपवर्ग आव्यूह। तो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ को आप छोड़ो लेकिन उनके क्रम आपके बराबर होने चाहिए। जितनी पंक्ति आपकी आ रही है तो उतने भी स्तंभ आपके आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कब बन सकता है, जितनी पंक्ति आप छोड़ रहे हैं उतना ही स्तंभ आपको छोड़ना पड़ेगा, या जितना ही स्तंभ आप छोड़ रहे हैं उतना ही आपको पंक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। तब जा करके यहाँ पर पंक्तियों का जो आपका उपवर्ग आव्यूह बनेगा, तब जा करके आपका वो उपवर्ग आव्यूह कहलाएगा। यानी कि जो ये उप जो है कि आव्यूह बनेगा वह तब जा करके उपवर्ग आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं। अगर मान लीजिए उपवर्ग आव्यूह बना रहे हैं और एक ही पंक्ति केवल छोड़ दिए, स्तंभ छोड़े ही नहीं, तब तो आपका देखिए एक पंक्ति यदि छोड़ दिए तो आपका जो उप आव्यूह बनेगा उसमें 2 पंक्ति हो जाएगी 3 स्तंभ हो जाएंगे, तब तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एक वर्ग आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह में हमेशा जो है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर होती है, क्योंकि हम आव्यूहों के प्रकार में हम आपको पढ़ाए थे कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उपवर्ग आव्यूह की बात हो रही है ना, तो उपवर्ग आव्यूह हम लोग पहले तो समझे उप आव्यूह कैसे बनाया जाएगा पंक्ति और स्तंभों को छोड़ करके, और यहाँ पर हम लोग समझे हैं उपवर्ग आव्यूह। तो देखिए
यहाँ पर उप जो है कि आव्यूह में जो है कि क्रम हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि ये 2 गुणे कितने का है, 3 का है, ये आपका 3 गुणे 2 का है, ये आपका 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे कितने का है, 2 का है, ये भी 2 गुणे कितने का है, 2 का है, ये 1 गुणे 1 का है, 1 गुणे 1 का। तो उप आव्यूह में जो होता है पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उपवर्ग आव्यूह जब आएगा तो उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा इक्वल होगी, तब जाकर के वह उपवर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो उपवर्ग आव्यूह जो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब तक ये आप समझेंगे नहीं और इसको समझेंगे नहीं तब तक आप जो है कोटि निकाल नहीं पाएंगे, तब तक कोटि आप निकाल नहीं पाएंगे। तो हमको समझना है कोटि निकालना ना, तो कोटि को निकालने से पहले ये थ्योरी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ताकि प्रश्नों का कभी भी सलूशन कराया जाए या एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कोई भी आपको परेशानी ना हो कि हाँ कैसे कोटि निकाला जाता है। तो 2 ही बस नियम हैं, 2 ही आपके नियम है, एक तो सारणी विधि है और एक जो है आपका है सोपानक विधि। ठीक है, क्या है, सोपानक विधि। तो दोनों विधि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये देखिए दोनों विधि बहुत ही आसान है, दोनों विधि आपकी बहुत ही आसान है। तो सोपानक विधि और सारणी विधि बहुत ही आपकी आसान है। तो यहाँ पर इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हाँ अभी आपको समझना है आव्यूह का लघु सारणी। आव्यूह का क्या, लघु सारणी। ठीक है, तो आव्यूह के लघु सारणी में हम आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखिए आव्यूह के लघु सारणी, देखिए जो लघु सारणी होता है ना, जो आपका लघु सारणी होता है यम इजकल टू क्या आपका होता है एन, यानी कि हमेशा पंक्ति और स्तंभों का जो क्रम होता है हमेशा बराबर होना चाहिए। या यहाँ पर आर गुणे आर भी डिनोट यहाँ पर किया जा सकता है, तो यम गुणे एन हम यहाँ पर डिनोट कर दें, जो कि पंक्ति यम है और एन स्तंभ है, ठीक ना। या ऐसे भी कर सकते हैं आर इजकल टू सी, आर इजकल टू सी, यानी कि पंक्तियों की संख्या इजकल टू स्तंभों की संख्या। तो इसमें कभी भी आप आव्यूहों का लघु सारणी लेंगे तो हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या इसमें इक्वल आपकी होती है। तो आपके बुक में जो है कि एम गुणे एन का दिया है, लेकिन जो क्रम होता है आर गुणे आर का क्रम दर्शाया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। ये जो है कि मान लेते हैं एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए ना इतना। चलिए देखिए अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है, हमको बनाना है क्या, एक लघु सारणी बनाना है। तो आव्यूह ए बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक देख लेता हूँ कहाँ तक आपको दिख रहा है। चलिए भाई नीचे तो दिख नहीं रहा, नीचे यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। मान लेते हैं ए बराबर आपका कोई आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 7 2 1, इसके बाद 4 2 3। ठीक है, ये देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 C2 C3 और यहाँ पर C4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर जो आपका होगा ना, ये जो है 4 गुणे 4 का क्रम है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 गुणे 4 का क्रम है, तो हमको लघु सारणी बनाना है। लघु क्या बनाना है, सारणी। देखिए तो लघु सारणी की कंडीशन ये होती है कि लघु सारणी में हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। लघु सारणी के लिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक जो है लघु सारणी वही होगा जो कि आपका किसके फॉर्म में हो, उपवर्ग आव्यूह के फॉर्म में हो, तो वह एक जो है कि आपका जो है कि लघु सारणी कहलाएगा, आव्यूह का लघु सारणी। ठीक ना, हमेशा क्रम आपका बराबर होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखेगा। यानी कि आर गुणे क्या होना चाहिए, आर गुणे आर दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर आर गुणे आर, यानी कि दोनों का क्रम आपका इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आर गुणे आर यहाँ पर प्रदर्शित किया है आपके बुक में। आप कुछ भी दिखा सकते हो, पी गुणे पी भी दिखा सकते हो, लेकिन हाँ आर गुणे आर करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक ना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। तो ये चीज़ आप देखिए, इसमें हमको लिखना है क्या, लघु सारणी लिखना है। तो लघु सारणी की कंडीशन के लिए देखिए लघु सारणी, देखिए भाई किस में लिखना है, सारणी में। ये भैया आव्यूह किस में है, ये हम लिखे हैं किस में, आव्यूह में। अब बनाना है किस में, लघु सारणी में। तो लघु सारणी में यहाँ पर देखिए ये क्रम कितने का है आपका, 3 गुणे जो है कि ये 4 का है, तो ये तो क्रम बराबर है, ये नहीं है। हमको बनाना है किस में, लघु सारणी बनाएंगे तो क्रम उनका बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाक से बना लेते हैं। तो सारणी ए बराबर, यह सारणी में एक ही बार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 4 7 2 5 2, इसके बाद 3 6 3। क्या क्रम बराबर हुआ, 3 गुणे 3 का हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका लघु सारणी बन गया।
इसके बाद साड़ी ए बराबर, आप दो दो का ले सकते हैं, 1 4 2 5, 2 गुणे क्या बना सकते हैं 2 का, 2 गुणे 2 कहीं से भी ले सकते हैं, ये 2, ठीक है, वर्गाकार के जैसा आप ले सकते हैं, या यहाँ से घनमूल के जैसे ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कि साड़ी ए इक्वल टू यहाँ से भी 3 गुणे 3 का ले सकते हैं, यानी कि ये बना सकते हैं 4 7 4, इसके बाद 5 2 2, इसके बाद 6 3 3, साड़ी देख रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3, ये भी कितने का है 3 गुणे 3 का। तो ये जो है आपका क्या चल रहा है, आव्यूह का लघु सारणी, कोई भी आव्यूह दिया रहेगा तो लघु सारणी में हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। और कभी अगर अब भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो देखिए अब तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं कि उप आव्यूह कैसे लिखा जाएगा, उपवर्ग आव्यूह कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद जो है कि आव्यूह का लघु सारणी कभी भी आप लिखेंगे तो याद रखिएगा कि वह एक जो है कि उपवर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपवर्ग आव्यूह जो प्राप्त होगा, जो आपके आव्यूह से उपवर्ग आव्यूह जो है प्राप्त होता है, उसको सारणी के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो वह आपका लघु सारणी लिखा है। देखिए ये सारणी के फॉर्म में हमेशा लिखेंगे तो वह आपका लघु सारणी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि लघु सारणी डिपेंड कर रही है किस पे? उपवर्ग पे। उपवर्ग आव्यूह को हम लोग केवल सारणी में लिख देंगे तो वो आपका कहलाएगा क्या? आपका लघु सारणी कहलाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गया। इसमें टाइम लगा है समझाने में, तो कोई भी चीज़ आपको समझना है तो भाई टाइम तो लगेगा ही। समझाने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ मैं समझाऊँ आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको फिर दोबारा इस वीडियो को देखना ना पड़े। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं जिसके लिए ये वीडियो चल रही है उस पर। हम लोग ये वीडियो इतना हम लोग चीज़ें पढ़े हैं किसके लिए? कोटि को ज्ञात करने का तरीका सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए इतनी चीज़ें सब चली हुई है, ठीक है। इतने जो है चीज़ों का चर्चा हुआ है एक चीज़ समझने के लिए, यानी कोटि यानी कि रैंक को निकालने के लिए इन सब चीज़ों का यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसके बाद कैसे जो है कोटि या रैंक निकाला जाता है वो अब डिस्कस यहाँ पे हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी तीनों बातों को याद रखिएगा, किस तरह से तीनों चीज़ें चल रही हैं। आगे हम लोग का इसमें अब काम करेगा कोटि निकालने की कंडीशन के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नोट मैं करके रख दिया हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका चलेगा आव्यूह की कोटि ज्ञात करना, यानी कि आव्यूह की कोटि यानी कि रैंक को ज्ञात करना। ये कभी कभी आपको प्रश्न में रैंक भी दे देता है, तो रैंक दे देता है, कन्फ्यूजन मत होना, वही कोटि है, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहे कि आव्यूहों की कोटि ज्ञात करने के लिए 2 नियम हैं। पहला नियम ये होता है सारणी द्वारा ज्ञात करना, दूसरा नियम ये होता है सोपानक रूप द्वारा। यानी कि पहला नियम है कि सारणी विधि से कैसे निकाला जाएगा, दूसरा नियम ये है कि सोपानक जो है कि रूप आपका क्या है उसके द्वारा जो है कैसे निकाला जाएगा। दोनों विधि हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ताकि अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन करें। देखिए कोटि, सबसे पहले कोटि होती क्या है, कोटि के बारे में यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ, परिभाषा भी लिख दिया हूँ। किसी आव्यूह की कोटि उसके अशून्य पंक्तियों की संख्या। देखिए जो आपका कोटि होता है हमेशा पंक्तियों की संख्या पर डिनोट करता है। किस पे? पंक्तियों की संख्या पे, स्तंभों की संख्या पे नहीं। किस पे डिनोट करता है? पंक्तियों की संख्या पे। किस पे डिनोट करता है भाई? पंक्तियों की संख्या पे हमेशा ये जो है कि डिनोट आपका करता है। तो कह रहे कि किसी आव्यूह की कोटि उसके अशून्य पंक्तियों की संख्या को कोटि कहते हैं। ये कोई भी आव्यूह आप लेते हैं, यदि उसमें जितनी शून्य पंक्ति होगा, यानी कि शून्य वाली जितनी पंक्ति होगी उनको छोड़ देंगे और शून्य वाला आपको लेना है, तो वो आपकी कोटि कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम यहाँ पर ले लें, और यहाँ पर देखिए कुछ कोटि को रो ए या आर से प्रदर्शित करते हैं। कोटि को किससे? रो ए या आर से प्रदर्शित करते हैं। रो ए क्या है? ये आव्यूह है, ए आव्यूह आपका माना जाता है, ए तो वही है। यानी कि रो ए कहीं भी रहेगा तो समझ जाएगा कोटि है, या आर भी कहीं रहेगा तो वो क्या है? कोटि है। तो यहाँ पर हो गया क्या? कोटि हो गया, यानी कि रो ए या आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लेकर के आपको बता दें, अशून्य पंक्तियों की संख्या का मतलब ये हुआ कि 3 4 2 6 7 3 0 0 आपका 0, ठीक है। इसमें आपको बताना है कोटि क्या है। तो हमको तो 2 नियम से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा साधारण भाषा में आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि कोटि कब कहलाएगा क्या।
देखिए हमको तो हमेशा प्रश्न में यदि कोटि निकालने के लिए देगा तो हमको ये दो विधि, इस विधि से और विधि से हमको हल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसे बता दें। देखिए यहाँ पर कोटियों की संख्या, यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या का मतलब क्या है, वो कोटि कहलाती है। देखिए ये आपका R1 है, R2 है और R3, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कौन कौन है। देखिए इसमें टोटल आपके 0 नहीं है, इसमें टोटल आपके 0 नहीं है, इसमें टोटल आपके 0 है। तो ये टोटल आपका 0 है तो ये वाला आपका पूरा कट जाएगा क्योंकि टोटल इसमें आपके 0 है। लेकिन ये कह रहा है कोटि आपकी वही होगी जिसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या, यानी कि सभी अवयव शून्य उसमें न हो पंक्ति में। तो देखिए इसमें सभी अवयव शून्य नहीं है इसमें, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका होगा कोटि, यहाँ पर क्या कोटि यानी कि रो ए आपका हो जाए, यहाँ पर ए अभी आप इसको मान सकते हैं, आपका बराबर कितना हो जाएगा 1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। इसी तरह से ए बराबर मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए, 3 6 0 5 7 0 3 4 0। अब यहाँ पर देखिए ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। इसमें बताना है आपको कोटि, क्या बताना है कोटि, यानी कि R का मान बताना है, ठीक ना। तो अब बताइए क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। आप तुरंत सोचेंगे कि सर इसमें 0 0 है, 0 0 इसमें है, लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है, पंक्ति आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका 0 0 है, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये 0 0 ये आपका C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 आपका 0 0 है। तो ये तो स्तंभ 0 0 है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है अशून्य पंक्तियों की संख्या, आपको पंक्ति में देखना है, स्तंभ कुछ भी है उससे मतलब नहीं, आपको पंक्ति में देखना है। तो देखिए ये भी 0 नहीं है, इसमें भी टोटल अवयव 0 नहीं है, इसमें भी टोटल, देखिए एक एक ये तो आपका एक एक आ रहा है, तो इससे मतलब नहीं है, आपके टोटल अवयव 0 नहीं होने चाहिए। तो यानी कि 1 2 3 आपके कोई भी ऐसे पंक्ति नहीं है जिसमें सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है। ये आपका अशून्य है, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, यानी 1 2 3। तो कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3। तो ये तो छोटे भाषा में आपको समझा दिया गया, छोटे से एग्जाम्पल में समझा दिया गया कि कोटि जो है कि कब कहलाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखिए, ये जो मैं आपका सिंबल, ये जो मैं सिंबल आपको बताया हूँ ना, ये सिंबल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सोपानक रूप में। जब सोपानक रूप को हम लोग बदलेंगे त्रिभुजीय आव्यूह में, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, और हाँ अभी तक आप निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह नहीं पढ़े हैं तो आव्यूह में जा करके उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का जो है कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि सोपानक रूप में आएगा आपका उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बनाने का प्रोसेस। तो यदि वो नहीं पता रहेगा तो अब तो आपको सोपानक रूप आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले उच्च त्रिभुजी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट का सामना न करना पड़े, ठीक है। और हाँ सारणी विधि तो आप लोग पढ़े ही हैं, सारणी विधि बहुत ही सिंपल विधि है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि कोटि कब यहाँ पर आपका कहलाएगा। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ सारणी द्वारा आपका कोटि निकालना। अब तो प्रोसेस आपका शुरू होगा। तो हम लेते हैं कि सारणी द्वारा कोटि कैसे निकालते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं सारणी द्वारा जो है कि आपका कोटि निकालने का तरीका सिखाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं ना जो है कि आव्यूह निकालने का, कोटि निकालने का तरीका, कोटि चल रहा था। देखिए पहला है सारणी द्वारा कोटि। यहाँ पर जो भी चीज़ें चलेंगी सारणी पे आधारित होगा और कोटि सारणी पे निकालेंगे। देखिए सारणी पे निकालने का, कोटि कभी भी निकालेंगे ना तो हम लोग पहले सारणी का विस्तार करेंगे, और जिस क्रम पे सारणी, यदि सारणी का विस्तार करते हैं और यदि वो 0 के बराबर नहीं आता है तो जो उस सारणी का क्रम होगा वही आपकी जो है कि कोटि कहलाएगी सारणी की कंडीशन के लिए, ठीक है। और यदि उस पर 0 आ जाता है तो हम लोग और एक लघु सारणी बनाएंगे। और लघु सारणी कैसे बनाते हैं, उपवर्ग आव्यूह जो होता है वो एक लघु सारणी के फॉर्म में होता है। तो चलिए एग्जाम्पल पहले समझा देते हैं हम आपको अच्छे से, ताकि आपको कोई भी चीज़ डाउट ना रहे। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग ये जो ए आव्यूह है इसको लिखेंगे सारणी के फॉर्म में, यानी कि सारणी ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसको हम लोग को हर हाल में सारणी में लिखना है, तो 1 1 2, इसके बाद 2 3 5 3 5 8, ठीक है। अब इसका करेंगे विस्तार। क्या करेंगे, विस्तार। तो हमेशा जो है R1 से हम लोग विस्तार करके देखेंगे कि क्या ये R1 हो गया, R2 हो गया और ये क्या हो गया R3। देखिए आप विस्तार के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि R1 से विस्तार करने पर, आप किसी से भी विस्तार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं विस्तार करने पर।
तो यहाँ पर साड़ी ए बराबर आपका मान निकलेगा 1। देखिए विस्तार के लिए सूत्र यहाँ पर चिन्ह का लिख दे रहे हैं सूत्र, यानी प्लस माइनस प्लस चलता है और माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस क्या होता है प्लस, ये साड़ी का चिन्ह का सूत्र है। ठीक है, तो पहले 1 हम लोग लेंगे, इसके बाद कोष्टक में ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 बटे 24, 3 बटे 24 हो जाएगा, बीच में माइनस 5 बचे क्या हो जाएगा 25, इसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा क्या 2 कोष्टक में, ये छूटेगा ये छूटे, 1 बटे हो जाएगा 8 माइनस 2 बचे 10 प्लस क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में, ये छूटेगा ये छूटे, 1 5 5 हो जाएगा, अब माइनस 3 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा साड़ी ए इक्वल टू 1 गुणे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 गुणे ये घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे आपका हो जाएगा -1। तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा माइनस कितना 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि -4 + 4। तो सारणी ए का मान निकला, तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। देखिए सारणी ए का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो जब सारणी ए का मान 0 आ गया तो यहाँ पर कंडीशन ये बनेंगे, चूँकि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू 0, चूँकि सारणी ए का जो मान है इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि 0 के बराबर ये हो गया। और जब 0 के ये बराबर हो गया, अतः अब इसका जो है कि यहाँ पर हम लोग कोटि नहीं निकाल सकते हैं। जब 0 आ गया इस सारणी का मान, तो यहाँ पर जो है कोटि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये सारणी का मान कितना हो गया 0, चूंकि सारणी ए इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग कोटि ये नहीं हो सकती है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए 3 गुणे 3 का ये क्रम था, तो सारणी का मान 0 आ गया। अब हम लोग लेंगे लघु सारणी। क्या लेंगे लघु सारणी, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर होगा, अतः अब हम लोग लेंगे द्वितीय क्रम, किस क्रम का द्वितीय क्रम का लघु सारणी, लघु सारणी लेंगे। आपको पता है कभी भी लघु सारणी लेते हैं तो वो जो है कि आपका उपवर्ग आव्यूह के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वो आपका पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पंक्ति जितनी होनी चाहिए उतना ही स्तंभ, क्योंकि ये वह जो है कि एक उपवर्ग आव्यूह होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर लघु सारणी लेंगे तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू क्या बन जाएगा लघु सारणी के लिए। चलिए लघु सारणी के लिए क्या होता है, एक पंक्ति एक स्तंभ को आप छोड़ेंगे और जो आव्यूह बनेगा वो आपका लघु सारणी का आव्यूह कहलाएगा। तो पहले 3 क्रम के लिए 3 क्रम पे आपका कोटि फाइंड नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे 2 क्रम वाले पे, 2 गुणे 2 के लिए। अगर 2 गुणे 2 के लिए नहीं आता है तो 1 गुणे 1 पे चलेंगे। तो पहले द्वितीय क्रम के लिए आते हैं। द्वितीय क्रम के लिए देखिए द्वितीय क्रम को कहीं से भी ले सकते हैं, या तो इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, या तो इन दोनों को ले लीजिए, या तो इन दोनों को ले लीजिए, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों, किसी भी कोई भी आप 2 क्रम ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को लेकर के दिखा देता हूँ। 2 3 3 और क्या 5, ये 2 गुणे 2 का क्रम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 5 हो जाएगा 10 -3 के क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 आया कि नहीं आया, 1 आ गया। क्या 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो 0 के बराबर नहीं आ गया, तब यहाँ पर कोटि अब आपकी निकल सकती है। चूँकि लिखेंगे चूँकि सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सारणी ए का मान जो है, सारणी ए जो आप निकाले हैं मान, वो 0 के बराबर नहीं है। अतः कोटि आपकी कितने की हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी, कोटि जो क्रम है आपका, देखिए क्रम 2 गुणे 2 का था, तो कोटि आपकी हो जाएगी यहाँ पर कोटि इक्वल टू आपका रो ए लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग आर भी बोलते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर जो आपका क्रम है, जो आपका क्रम जितने का क्रम रहेगा, वो जितने के क्रम पे जो है कि सारणी का मान 0 नहीं आ रहा है, वही उसका जो है कोटि कहलाएगा। तो ये आपकी हो गई क्या कोटि। तो कोटि यहाँ पर आपका हो गया कितना 2। अगर यहाँ पर 3 गुणे 3 का जो ये सारणी थी, अगर इस पर ये 0 नहीं आता तो उस समय आपकी कोटि कितनी हो जाती 3 हो जाती, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें केवल कोटि का रहा था, तो एक हम एडवांस में आपको बता दे रहे हैं, इसमें आपका कभी कभी पूछता है शून्यता भी नहीं पूछता है। क्या पूछता है शून्यता। देखिए शून्यता की थोड़ा हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो शून्यता बराबर होता है n - r, ये सूत्र होता है।
शून्यता n माइनस होता है क्या r। n का मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग में जो क्रम था वो क्रम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्रम कितने का था, आव्यूह का क्रम 3 गुणे 3 का, तो आव्यूह का क्रम 3 होना चाहिए, 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस r, जो r क्या है आपकी कोटि है, कोटि कितने की निकली है 2 के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग शून्यता भी पढ़ लिए ताकि आपको जो है कि फिर बाद में मुझे बताना ना पड़े। तो ये आपकी शून्यता का आंसर हो गया। और यहाँ पे हम लोग का हो गया क्या, कोटि, जो कि यही आपसे कोटि ही पूछ रहा था कि कोटि आप बताइए कि कोटि यानी कि रैंक क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग रैंक यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो ये आपकी हो गई कोटि यानी कि रैंक। तो इस तरह से हम लोग रैंक निकाल लिए। कौन सी विधि चल रही है, सारणी विधि द्वारा। चलिए, तो इसी पे आधारित हम लोग एक और सवाल देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सोपानक रूप पे। किस पे चलेंगे, सोपानक रूप पे हम लोग चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझा देते हैं कि दूसरा भी आप किस तरह से सॉल्व भी इसका कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक और एग्जाम्पल हम आपके साथ लेकर आए हैं और इसमें हम कोटि और शून्यता दोनों बताएंगे। अभी शून्यता हम बता भी दिए हैं तो आपको याद भी हो गया होगा। तो इसका जो है कि हम लोग निकालेंगे कोटि और शून्यता। कौन सी विधि, सारणी विधि चल रही है, सोपानक रूप तो अभी चल नहीं रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए का क्या, सारणिक। पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, आव्यूह ए का सारणिक, सारणिक। तो आव्यूह ए का सारणिक जब निकालेंगे तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगी, सारणी में इसको नोट कर लेंगे 1 2 0, इसके बाद 2 3 2, इसके बाद हो जाएगा 3 4 क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग विस्तार कर देंगे, क्या करेंगे, विस्तार। तो R1 से विस्तार आप किसी से विस्तार कर सकते हैं, विस्तार तो हम आपको पढ़ाए हैं कि R1 इक्वल सारणी ए इक्वल टू R1 से मैं कर रहा हूँ तो यह हो जाएगा, ये आपका R1 वाला हमेशा छूटेगा, ये तो पता ही है, और ये छूटेगा। 3 दूनी के हो जाएगा 6, माइनस 2 चौके हो जाएगा 8, इसके बाद -2 हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा। 2 दूनी के हो जाएगा 4 -0, इसके बाद हो जाएगा +3, ये छूटेगा। 2 दूनी के 4 और माइनस क्या हो जाएगा 0, गलती हो गई क्या फिर, ये लिए हैं तो 2 दूनी के 6, ठीक है। इसके बाद सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 4, इसके बाद +3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा -2 -8 और प्लस हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10, -10 + 2 नहीं 12 यानी कि 12 हो जाएगा। तो सारणी ए यहाँ पर हो जाएगा, सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। लिखेंगे कि चूंकि, अब तो सारणी ए का मान 0 नहीं आया ना, लिखेंगे आप कि चूंकि सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सारणी ए का मान 0 के बराबर तो नहीं आया, तो इसका मतलब कि यहीं पे कोटि हम लोग की फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा कोटि। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोटि, कोटि रो ए यही इक्वल टू क्या, आर होता है, जो कि आर का मान कितने का क्रम था भाई, 3 गुणे 3 पे आया ना, तो यह आर का मान कितना हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। अब आपसे पूछ रहा है क्या, शून्यता, शून्यता। तो शून्यता इक्वल टू n माइनस आर होता है। n का मतलब होता है क्रम, यानी कि कितने की क्रम थी, n का मतलब होता है क्या, स्तंभ को साइड डिनोट करता है, तो n का मतलब क्रम ही से ले लीजिए। तो हमेशा इसमें पता है कि सारणी हमेशा हम लोग लिखेंगे तो आपका दोनों बराबर ही होता है। तो n का मतलब स्टार्टिंग वाला क्रम 3 गुणे 3 का था, जो कि कोटि भी कितने की आई है 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो शून्यता आपकी यहाँ पर हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका हो जाएगा आंसर शून्यता के लिए, और ये आपका हो जाएगा आंसर किसके लिए, कोटि के लिए। दोनों चीज़ हम आपको समझा दिए हैं। तो ये चल रहा था सारणी पे आधारित, ठीक ना। तो यहाँ पर तो अब कोई आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, और सवाल जब चलेगा तो आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सोपानक रूप द्वारा, जो है कि कैसे हम लोग कोटि निकालेंगे। इसमें थोड़ा जो है कि इसमें आपका नोट भी पॉइंट भी है, सोपानक रूप में क्या क्या पॉइंट, ये पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं इसका दूसरा टॉपिक सोपानक रूप पे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है आपका, उदाहरण नंबर आपका ये आपका लिया जा रहा है पहला, समझ सकते हैं, जो कि सोपानक रूप द्वारा, यानी कि सोपानक रूप द्वारा जो है कोटि ज्ञात करना। तो सोपानक रूप द्वारा यदि कोटि हम लोग निकालते हैं
तो देखिए जब भी प्रश्न में आता है ना, जो भी एग्जाम में आपसे पूछता है, तो एग्जाम में आपको जो है कि 3 क्रम का यदि रहता है तो आसानी से सारणी द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। 3 क्रम का यदि एग्जाम में सवाल दे दिया कोटि निकालने के लिए, तो आप जो है सारणी द्वारा आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन ये 4 क्रम के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। सोपानक रूप कितने क्रम के लिए? 4 क्रम के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। यदि आपसे कह दिया प्रश्न में एग्जाम में कि आपको सोपानक रूप से ही कोटि निकालना है, तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और नियम भाई समझ लीजिए, नियम क्या क्या दिया गया है, शर्तें क्या क्या हैं। शर्तें तो भाई आपको याद ही रखनी पड़ेगी। शर्तें क्या क्या है? शर्तें देखिए, सोपानक रूप द्वारा जब भी हम लोग कोटि निकालेंगे यानी कि रैंक निकालेंगे, तो शर्तें ये है कि पहली पंक्ति R1, यानी कि पहली पंक्ति R1 जो है, यानी पहली पंक्ति को हम लोग R1 कहते हैं, पहला स्तंभ C1 का पहला अवयव इकाई यानी कि 1 होना चाहिए। 1 में आपका माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी आपका 1 हो सकता है, ठीक ना, जो नहीं कि आपका 1 प्लस में हो। देखिए कह रहे हैं कि पहली पंक्ति R1 और C1, पहली पंक्ति और C1 पहला स्तंभ का जो पहला अवयव होगा ना, हमेशा आपका 1 होना चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। यदि 1 नहीं है तो 1 हर हाल में उसको बनाइएगा, हर हाल में उसको 1 क्या करेंगे हम लोग? बनाएंगे। ये नियम पहला हो गया। दूसरा नियम यह है कि आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करते हैं। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह हम पढ़ा चुके हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह हम पढ़ा चुके हैं, जैसे 3, 6, 4 और 5 ये है। और हमको उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में लिखना है, तो इसका विकर्ण जो है, विकर्ण के ऊपर वाले अवयव कुछ ना कुछ हो, लेकिन नीचे वाला शेष अवयव जो है आपके शून्य हो। तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, 0, 4 और क्या आपका हो जाएगा 5। देखिए विकर्ण वाला अवयव, विकर्ण वाले अवयव के नीचे वाले अवयव सभी क्या है? शून्य है। तो ये आपका जो है कि अब ये जो आपका बन गया, कौन सा आव्यूह बन गया? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यहाँ पे बन गया। तीन क्रम के लिए हम समझा देते हैं। ये जो है 3 गुणे 3 के लिए है, लेकिन ये आपका अभी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह नहीं है। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विकर्ण देखिए, यही ना आपका विकर्ण है। विकर्ण के नीचे वाला जो अवयव होगा, सभी अवयव आपके शून्य होने चाहिए। यदि प्रश्न में सभी अवयव शून्य ना हो तो हमको हर हाल में शून्य बनाना पड़ेगा। और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह को कैसे हल करते हैं आपको मैं विधिवत तरीके से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यदि जो लड़का पढ़ा होगा वीडियो को तो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। 3, 5, 4, यहाँ पर 6 0 हो जाएगा, 3, 3, ये 4 0 हो जाएगा, ये भी 0 होना चाहिए, और ये 2। देखिए विकर्ण वाला आपका, विकर्ण के शेष नीचे वाले सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। और ये कैसे निकाला जाता है? R1 में, R2 में, R3 में जोड़ करके गुणा करके हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, 0 किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 से पहले बेसिक कंसेप्टों में हर एक चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप यदि उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्रश्नावली 2.1 की बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप पढ़ लीजिए, और 2.1 की जितने भी वीडियो हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन का जो है सामना करना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि यदि आप वो नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर हम कितना वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, शायद आपको ना समझ में आए, ठीक ना। तो पहले उन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कैसे बनाते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कैसे बनाते हैं। तो हम सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा दिए हैं। देखिए हर एक चीज़ मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी न हो। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कैसे बनाया जाता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, सारी चीज़ें हम बता दिए आपको। तो आव्यूह को पहले उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करना, ये दूसरा टॉपिक आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका यदि आप उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में हम परिवर्तित कर देते हैं, तो जो अशून्य पंक्तियों की जो संख्या होगी वह बराबर क्या कहलाएगा? कोटि। जो कि यही स्टार्टिंग में आया था, कोटि के परिभाषा में ये हम समझाए थे आपको कि अशून्य पंक्तियों की जो संख्या होती है वो आपकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर जो है कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, किसमें? सोपानक रूप में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। समझ में आई बात? तो इतना चीज़ें तो आपको हर हाल में भाई करना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह से आपको करना ही पड़ेगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह जो ए आव्यूह है, पहले हम लोग हल में, तो हमको आपको पता है कि हल में जो है कि हमेशा हम लोग इस आव्यूह को नोट करते हैं। तो यह हो जाएगा -1, 2, 3 और क्या हो जाएगा 5। तो हम भी यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद अगला प्रोसेस भाई हम बताएंगे, ठीक है। -12
इसके बाद 3, 1, 5, -1, इसके बाद -2, 2, 2 और क्या 6, यही है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विकर्ण है, पहला चीज़ ये कह रहा है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो एक ही है खुद, तो पहला चीज़ हट गया। दूसरा चीज़, आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कब कहलाएगा, देखो अगर हम लोग, ये मैं खींच कर दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये विकर्ण वाला अवयव है ना, ये विकर्ण वाले अवयव के नीचे वाले सभी अवयव, यानी इसको 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 हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यदि हम लोग जीरो कर दें तो आसानी से जो है कि ये आपका शून्य आव्यूह हो, सॉरी, या ये जो है आपका कहलाएगा क्या, सोपानक रूप से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, तो वो आपका बन जाएगा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में आपका ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन करना क्या क्या है हम लोग को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या हम लोग बदल रहे हैं। तो पहले लिखेंगे क्या कि मैं R1 को बदल रहा हूँ, सॉरी R1 कैसे बदलना है, हमको R2 को बदलना है। देखिए R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा R4। देखिए हमको R1 को यहाँ पे जीरो करना है, तो यहाँ पे जीरो करने के लिए यदि मैं यहाँ पे 2 करूँ, यहाँ पे 2 रहता तो इसको और इसको, यानी R1 में R2 में यदि R1 को जोड़ेंगे तो आसानी से जीरो हो जाएगा। यानी कि हम बदलना चाहते हैं, R2 को बदलना तो चाहते हैं, तो R2 को बदलना चाहते हैं तो R2 में हमको जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में है तो घटाएंगे तो ये जुड़ने लगेगा। तो ये आपका माइनस में है तो ये प्लस में है तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा किसको, यहाँ पे 2 रहे तो 2 लिखने के लिए कि हमको 2R1 करना ही पड़ेगा। यानी देखो कोई भी चीज़ आप यदि दिमाग को अस्थायी रूप से करके यदि आप समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उस त्रिभुजीय आव्यूह आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि यहाँ पे डाउट आपको ना हो। तो ये जीरो करना था तो यहाँ पर हम लोग जीरो कर दिए, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर हमको यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे यदि हमको इसको जीरो करना है तो यहाँ पर जीरो करने के लिए यहाँ पे यदि 3 रहे तो फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यानी कि R3 को मैं बदलूँगा R3 और प्लस करना पड़ेगा, इसमें फिर R1 से गुणा पड़ेगा, यानी कि 3R1 आपको करना पड़ेगा। फिर इसको यदि जीरो करना है R4 को, तो यहाँ पे यदि 5 हो तो यानी R4 को जीरो यदि मुझे करना है तो R4 प्लस करना पड़ेगा 5R1। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग अपनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, तो अब हम लोग का यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग का बन क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कौन चीज, देखिए R2 चेंज हो जाएगा, R3 चेंज होगा, R1 चेंज होगा, क्या R2 R3 और R4 चेंज होगा। क्या R1 का सिंबल लिखा गया है, नहीं, चेंज की कंडीशन, यानी कि R1 की चेंज की कंडीशन नहीं लिखा गया, तो पहले R1 को आप छाप लोगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा -2। अब बदलना है, R1 में 2 से, यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, इसको जोड़ेंगे 2 -2 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 से गुणा हो, 2 दूनी के 4 और 5 में -5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1। यहाँ पर देखिए 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -2। देख रहे हैं कैसे हो रहा है ना। आगे अब फिर R3 को बदलना है ना। अब देखिए R1 में आपको से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, इसको R3 में जोड़ना है, 3 कम 3 हो जाएगा। बदलेगा कौन, केवल R3 बदलेगा, बाकी सब देखो R2 बदल रहा था तो R2 बदल दिया गया, R3 केवल बदलेगा, R1 तो भाई वैसे ही रहेगा। देखो गुणा भले ही करोगे R1 लेकिन वो बदलेगा नहीं, जिसको बदलना है वो बदलेगा। 3 से गुणा 3 कम 3, -3 में 3 जोड़ेंगे, यानी 3 में -3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6, यानी कि -8 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, कहीं देख लीजिए, जोड़ घटाना गुणा ना गलती ना हो। 3 तिली के 9 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाएगा कितना 14। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 दूनी के 6, 2 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इतना हो गया। R4 पे आ जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो करना था, 5 से गुणा हो रहा है तो 5 में -5 जोड़ेंगे। देखिए 5 एकम 5 -5, तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0। हो रहा है ना, देखो भाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, देखो एक जीरो हो गया। अब ये जीरो नहीं हो रहा है तो अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही साथ सभी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि एक ही साथ सभी हो जाएगा। अगले स्टेप में अगले को जीरो करेंगे। यहाँ 5 से गुणा 5 दूनी के 10, यानी कि 12 में 10 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -2। 5 3 15, 15 में -1 में 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 14। यानी 5 दूनी के 10, 6 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -4। देखो अब तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरह से हम यहाँ पे प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तो अब समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग प्रोसेस यहाँ पे आगे की तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये वाला भाई जीरो करना है, ये वाला जीरो करना है। देखिए ये दोनों जीरो करना है ना, यानी कि ये और ये हमको जीरो हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसको जीरो करना है, अगर मुझे इसको जीरो करना है, या नीचे वाला जीरो हो रहा है तो पहले नीचे वाला ही कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको ये 14 14 है, ये भी 14 14 पॉजिटिव में है, तो ये आसानी से जीरो हो जाएंगे। देखिए अगर 2 में से इसको घटाया जाए, जुड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। घटा यानी कि ये आपका देखिए R1 है, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R4। देखिए किस तरह से बदल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए मैं केवल किसको बदल रहा हूँ, इसको। अगर इसको ही बदलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बदल सकते हैं। तो एक ही साथ दोनों हो सकता है क्या, एक ही साथ दोनों आपका हो सकता है। चलो भाई देखिए, तो पहले तो R3 को बदलना चाहते हैं, तो R3 को बदलेंगे तो कैसे बदलेगा, R3 में R3 को बदलेंगे तो यहाँ पर 2 रहे तो आसानी से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि R3 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, -2R2। यानी कि R2 में 2 से गुणा करना है और R3 में से क्या करना है, माइनस करना, यानी घटाना है, तो आसानी से 0 हो जाएगा। चलिए इसको करना है तो यहाँ पर ये करना है, तो ये 0 आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर R4 को तो करना था, R4 को तो क्या करना था, करना है, लेकिन R4 को करना है तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिसको आप नहीं बदलना चाहते हैं उसी से आप लीजिएगा। जिसको आप बदलना नहीं चाहते हैं, देखो हमको R2 R3 को बदलना है, R4 को तो भाई बदलना ही है, बदलना है ना। तो हम लोग ये R2 वाले से ले रहे हैं, तो R2 से R4 को हमको बदलना है। तो R4 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 रहेगा तो आसानी से ये जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 2 से 14, ये घटाएंगे तो आपका घटाएंगे तो हो जाएगा, यानी कि माइनस करना है 2R2। देखिए तो फिर यहाँ पे बदलाव हो रहा है, अब आव्यूह में हो जाएगा। कौन नहीं बदला, R3 R4 वैसे ही रह जाएगा, बदलेगा। केवल क्या नहीं बदलेगा, आपका जो है R2 नहीं बदल रहा है और R1 लिख लेंगे, -1 2 3 और -2। इसके बाद 0 -1 7 और क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद अब देखिए इसको तो बदलना है ना, R3 वाला तो बदलना है क्योंकि इसको 0 करना है। बाकी से ये वाला देखो, इसके नीचे वाले का 0 करना है तो इसको 0 करना था ना। तो 2 से गुणा 2 एकम 2, घटाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 7 14, घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भाई 0 हो गया, वाह क्या बात है। चलिए इसमें आ जाइए, फिर उसमें करेंगे तो ये आपका 0 हो जा रहा है। 2 एकम 2, ये घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 2 7 14, 14 से 14 घटा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, ये भी घटेगा आपका 0। वाह क्या बात है। देखो विकर्ण वाला यहाँ पे ध्यान दो, विकर्ण वाले सभी अवयव नीचे 0 हो गए, लेकिन विकर्ण में 2 अवयव 0 हो गए, तो उससे मतलब नहीं, उसके नीचे वाले सभी आपको 0 करना है, तो उच्च त्रिभुजीय अवयव आपका बन जाएगा। तो ये तो फॉलो कर दिया। अब देखिए इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखिए अशून्य पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, चौथा स्टेप फॉलो हो रहा है आपका लास्ट वाला। अशून्य पंक्तियों की संख्या होगी, यही बराबर क्या होगी, कोटि होगी। तो अब देखिए कोटि कितनी है, अशून्य पंक्तियों की संख्या, देखिए R1 R2 R3 और क्या R4। देखिए R3 0 है और R4 0 है, कौन 0 नहीं है, R1 और R2 आपके 0 नहीं है, 2 पंक्ति 0 नहीं है
तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी कोटियों की संख्या यानी कि रो ए यही बराबर आर होता है, यही बराबर कितनी हो जाएगी 2 आपकी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना था। अब हम लोग बात करें क्या शून्य का, सॉरी क्या था निकालना था, हाँ शून्यता। शून्यता कैसे निकाला जाता है, शून्यता हम लोग निकाल कर देख लें यहाँ पे। तो शून्यता इजिकल टू लास्ट वाला क्रम, लास्ट वाला आव्यूह वर्ग का क्रम, लास्ट वाला क्रम 4 × 4 का था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस कोटि घटा देना है कोटि को, तो बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा कोटि के लिए, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, शून्यता के लिए। तो इसमें जान निकालना क्या था, कोटि तथा शून्यता निकालना था, तो दोनों चीज़ यहाँ पे निकल करके आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 4 क्रम का था तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए। और हाँ 2.1 में आप बेसिक कंसेप्ट और सवालों को सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको दिमाग देखो भाई ये आपको सोचने पे डिपेंड करता है किस तरह से आप इसको ला सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये विकर्ण के नीचे वाले को हमको 0 करना है, तो किस में से किसी को घटा करके आप 0 ला सकते हो, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। ठीक ना, तो इसी तरह से आगे के प्रश्न जितने भी आएंगे प्रश्नावली में, इस तरह से आपको यदि सोपानक रूप कहेगा तो आपको सोपानक रूप में इस तरह से आपको करना है। यदि सोपानक रूप में नहीं कहता है और 3 क्रम का आपका हो तो आसानी से सारणी विधि से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आपके बुक में इसी तरह से एग्जाम्पल जो है कई दिया है, तो आप लोग खुद सॉल्व करके देख लेंगे क्या वास्तव में आपसे हो रहा है या नहीं। तो ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको मिलेगा 2.2 के साथ, और ये जो थ्योरी वाली चीज़ है, ये थ्योरी वाली वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नावली में कोई भी परेशानी का सामना देखने को ना मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।